हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आपका जो है ना नया चैप्टर होने वाला है। चैप्टर का नाम क्या है? तो देखिए, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी यहाँ पे हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये चैप्टर नया है तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाएगा लगभग में, और कितना सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको कम से कम ऑब्जेक्टिव की अगर सिर्फ हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव जो है ना कम से कम 5 नंबर का पूछता है। कितना नंबर का पूछता है? 5 नंबर का पूछता है, ठीक है। उसी प्रकार से सब्जेक्टिव भी, सब्जेक्टिव का मतलब होता है कौन सा? तो लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। आपको पता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न आपके सिलेबस में यानी आपके मैथ के पेपर में टोटल कितना रहेगा? 30 रहेगा, जिसमें बनाना 15 है। तो 30 में से जो है ना लगभग आपको 2 क्वेश्चन इसके लघु उत्तरीय प्रश्न के दिख जाएंगे इसी चैप्टर से, ठीक है। इतना इसी चैप्टर से, और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको जो है एक इसमें से आपको हर एक साल देखने को मिलता है, क्योंकि ये आपको पता है ना, इसी में आपका क्या होगा? ग्राफ आएगा, ठीक है। या पूर्ण वर्ग बनाकर बनाने की विधि, गुण वज्र गुणन विधि आए, जितना भी चीज़ आएगा वो सब आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है। और इसलिए इस चैप्टर से जो है एक ग्राफ का क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। तो जब ग्राफ का क्वेश्चन फिक्स रहता है तो हम लोग पीछे काहे हटेंगे? नहीं, तो फिक्स रहता है, तो इस कारण से हम लोग जो है, देखिए यहाँ पे टोटल कितना नंबर का होगा। तो यहाँ पे ये पहला 5 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव होबे करता है। उसके बाद दो नंबर अगर 2 क्वेश्चन पूछ रहा है तो दो दूना कितना नंबर हो? 4 नंबर। उसी प्रकार से 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो देख लीजिए टोटल कितना नंबर की तैयारी होगी इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर से आपका जो है टोटल तैयारी की अगर हम बात करें तो टोटल 14 नंबर आपका क्वेश्चन जो है क्या होगा? सॉरी, 14 नंबर का जो है आपका तैयार होगा, ठीक है। तो जब तैयार होगा तो हम लोग छोड़ेंगे क्यों? क्योंकि आपको भी पता है, ठीक है, कि जिस चैप्टर से एक क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता था, हमने उस चैप्टर को नहीं छोड़ा, ठीक है। और यहाँ तो पूरा एकदम 14-15 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। नहीं, कभी 14 पूछ देता है, कभी 15 पूछ देता है। इस कारण से हम 14-15 को लेकर साथ में चलेंगे। तो जब 14-15 पूछता है तो हम इसको छोड़ने वाले हैं? आपको लगता है? कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि असल में हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण की जरूरत पड़ी क्यों, ठीक है। आप भी सोच रहे होंगे कि भाई एक चर से काम नहीं चल सकता है, तो नहीं चल सकता था, ठीक है। जब नहीं चला तभी जाके इन्होंने क्या किया? दो चर वाले रैखिक समीकरण को बनाया। कैसे? तो सपोज दैट आप मान लीजिए कि हम किसी दुकान में गए, ठीक है। किसी दुकान में गए और उनसे हमने कहा कि हमें 2 केजी चीनी दे दीजिए और 1 केजी क्या दे दीजिए? आटा दे दीजिए, ठीक है। तो देखिए 2 केजी चीनी लिए हैं और 1 केजी आटा लिए हैं। ये दोनों मिलाकर हमने क्या किया? उन दुकानदार को मान लीजिए 50 या 60 रुपया दिया। क्या किया? 50 या 60 रुपया दिया। और उस दुकानदार ने हमें ये नहीं बताया क्या चीज़, कि हमने आपका चीनी का दाम इतना ले लिया है और जबकि हमने आपसे आटा का दाम इतना लिया है। इस चीज़ का पता वो हमें नहीं बताया है। हमसे सिर्फ बोला है हमें आप 50 रुपया दीजिए और हम आपको सामान दे देते हैं दोनों, ठीक है। तो जब दाम पता ना था, ठीक है, जब दाम पता नहीं था और हमने टोटल मिलाकर उसको जब दे दिए रुपया, तो उसमें से जो है एक का दाम फिर हमें बता दिया। जब हमने बहुत बार पूछा तो हमने क्या कि उसने क्या किया? हमें किसी एक का दाम बता दिया। तो जब किसी एक का दाम बता दिया तब दूसरे का दाम जो है हमें निकालना था। और जब निकालना होता है तो आपको पता है हम ना कुछ क्या करते हैं, उसे मानते हैं। बाकी आपको पता ही है, हम लोग मैथ का स्टूडेंट हैं तो क्या चीज़, मैथ का स्टूडेंट है तो भाई मानना तो पड़ेगा ही। और मानेंगे भी तो किसको? एक्स को मानेंगे ही, चाहे आप जो भी बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, जैसे अगर मान लीजिए आपसे अगर कोई पूछे कि आपको जो है ना टोटल, मान लीजिए आपने एक साबुन खरीदा और दूसरा शैम्पू खरीदा। क्या खरीदा? शैम्पू खरीदा। इन दोनों को मिलाकर दुकानदार ने आपसे 50 रुपया लिया, ठीक है। जिसमें से दुकानदार ने बताया कि आपके पास, ठीक है, टोटल जो है हमने 20 रुपया जो है शैम्पू का लिया। तो बताइए आप साबुन का कितना रुपया दोगे? तो साबुन का आपको पता है कि जब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम एक्स मान लेते हैं और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 50 घटाओ 20, यानी एक्स बराबर कितना निकलेगा? तो 30 निकल जाएगा। यानी आप यहाँ पर समझ सकते हो कि मेरे पास 30 रुपया मेरे से दुकानदार ने लिया किसका? साबुन का। जबकि 20 रुपया हमसे किसका लिया? शैम्पू का लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ था? दोनों चीज़ प्राप्त था। तो जब प्राप्त था तब तो आप निकालिए किसी एक का मान। लेकिन आपको कहेगा कि हमने जो है आपसे साबुन लिया, शैम्पू दिया, ठीक है, शैम्पू भी ले लिया आपसे, सॉरी, हम दुकानदार ने हमें साबुन भी दिया और शैम्पू भी दिया, 50 रुपया ले लिया। फिर से मान लीजिए जो है दूसरा
एक बिस्किट दे दिया, और दूसरा जो है एक मान लीजिए शैम्पू ही दिया, ठीक है। तो हमसे उसने क्या किया, 20 रुपया ले लिया। अब बोल रहा है कि हमने आपसे रुपया तो ले लिया, लेकिन हम अब आपको किसी का भी मान नहीं बताएंगे। तो जब मान हमें पता नहीं होता है तो उसी मान को निकालने के लिए जो है हम लोग एक्स और वाई को मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसको कैसे मान लेंगे, तो माना कि साबुन की कीमत एक्स रुपया तथा शैम्पू की कीमत कितना, वाई रुपया। टोटल कितना रुपया हो गया, 50 रुपया हो गया। उसी प्रकार से फिर यहाँ पर बिस्किट की कीमत भी मान सकते हो आप एक्स रुपया, और शैम्पू की कीमत तो हम पहले मान चुके हैं, क्या चीज़, वाई रुपया। तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आपको साबुन ही रखना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ से इस समीकरण को जब सॉल्व किया जाएगा तब जाके आपको अलग से शैम्पू का दाम, अलग से किसका, साबुन का दाम निकल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ की जब शुरुआत तो हो गई, तब हम लोग अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस आगे बढ़ने से पहले आपको हम एक चीज़ बता देते हैं कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ हमने आपको पहले पिछले चैप्टर में भी बताया है, फिर भी आपको हम बताएं ना, जो चीज़ आपको बता देते हैं फिर भी अगर टॉपिक आता है तो उसकी चर्चा हम आपके सामने में ज़रूर कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले आपको चर और अचर के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। कोई मन मन बोल रहा है क्या गुरुजी, बार बार चर अचर चर अचर, भाई क्या करोगे, चर्चा ही इसी बात का है। तो चर के बारे में समझना है तो किसका, आपको पता है कि ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर रहेगा उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, चर कहेंगे। उसके बाद एक से लेकर गिनती की संख्या जहाँ तक आपको मिल जाए वो सारा अक्षर क्या कहलाएगा हमारे लिए, अचर कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, अरे भाई हमने बताया ही कुछ नहीं तो तुझे प्रॉब्लम किस बात की है, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में समझना है। किसके बारे में समझना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, यानी हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होगा a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस यहाँ पर c1 होगा और यहाँ पे c2 होगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना ही पड़ेगा। क्या चीज़, तो पहला दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप पूछेगा तो हमको याद रखना है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना, 0। अब आपको यहाँ पर समझना है कि इसमें से a1 b1 c1 c2 कैसे छांटते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास हमने एक क्वेश्चन लिखा, ध्यान से देखिएगा, हमने आपके क्वेश्चन लिखा कि 5x प्लस 6y बराबर 30, दूसरा हमने लिखा 3x प्लस 5y बराबर 40, और आपको यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 इन तीनों चीज़ों को क्या करना है, छांट कर बाहर निकालना है। तो देखो आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a1 बराबर कितना 5, b1 बराबर कितना 6 और c1 बराबर कितना होगा, देखो आप उधर है तो उधर भी रख सकते हो, c1 बराबर 30, गलत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों उसी साइड में है, उस साइड में है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप एक को इधर ला लोगे और दूसरे को उधर छोड़ दोगे तब आपका गलत हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ c1 बराबर लिख देते हैं, इसको इधर ला लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। दूसरा, अगर हम यहाँ से पुनः छाँटें a2 b2 और c2, तो आप देख सकते हो कि a2 का मान कितना है 5 है, b2 का मान कितना है 6 है, और c2 का मान कितना है, सॉरी गलती हो गया, इसमें देखेंगे ना, a2 का मान मेरे पास 3 है, b2 का मान मेरे पास 5 है, जबकि c2 का मान मेरे पास कितना है -40 है, ठीक है। आपको समझ में आया भाई, कुछ नहीं है। जो पहला वाला समीकरण के x के बगल में रहेगा वो a1 का मान, जो दूसरे वाले समीकरण के y के बगल में रहेगा वो, जो पहले वाले समीकरण के x के बगल में रहेगा वो a1 का मान, जो पहले वाले समीकरण के y के बगल में रहेगा वो b1 का मान, और जो लास्ट में रहेगा वो c1 का मान। उसी प्रकार से दूसरे समीकरण में a2 का मान और b2 का मान और क्या चीज़ c2 का मान। तो इस प्रकार से हम a1 b1 c1 और c2 क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आपको अगर समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन देखिए, हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं
क्या चीज़ है, तो ध्यान से देखिएगा। मेरे पास क्वेश्चन है कि 3x माइनस 5y माइनस 40 बराबर 0। दूसरा 2x माइनस 5y माइनस 30 बराबर 0। आपको यहाँ पर A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है, ये तीनों चीज़ छांटना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे A1 बराबर कितना 3, B1 बराबर कितना तो -5, C1 बराबर कितना तो -40। दूसरा निकालेंगे B1 सॉरी पहले A1 निकलेगा, A1 बराबर B2 C2, यहाँ पर A2 होगा, ठीक है। तो A2 अगर निकालेंगे तो देखिए A2 का मान कितना निकलेगा 2 निकलेगा, B2 का मान निकालेंगे कितना निकलेगा -5 निकलेगा, C2 का मान निकालेंगे कितना निकलेगा -30 निकलेगा। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो तब तक के लिए जो है आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बताना है कि इस समीकरण में A1 का मान कितना होगा, ठीक है। क्या है समीकरण, तो 3x प्लस 4y प्लस 4 बराबर 0, और दूसरा आपके पास हम दे देते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। इन दोनों समीकरण में से आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 को निकाल कर और हमें कमेंट में बताना है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो बोर्ड को साफ़ करना पड़ेगा। तो 1 मिनट साफ़ कर लेते हैं। चलिए, तो हम लोग जो है आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए, आपको यहाँ पर कुछ समीकरण को तुलना करने के बारे में क्या करना है, समझना है। तो कुछ समीकरण का तुलना किस प्रकार से होता है, तो आपको सबसे फर्स्ट बात में याद रखना है कि जब हम लोग A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, अब सपोज दैट मान लीजिए कि यह एक दूसरे के बराबर नहीं आया, यानी यहाँ पर समीकरण में आपको A1 का मान रखना पड़ेगा, यहाँ पर A2 का मान रखना पड़ेगा, यहाँ B1 का मान और यहाँ पर B2 का मान रखना पड़ेगा। और उस मान को रखने के बाद हमें देखना है कि दोनों बराबर नहीं आया, तो याद रखिएगा, तो इसके जो है केवल एक हल होंगे। क्या होगा, केवल एक हल होंगे, ठीक है। और यह जो है इसका जो है क्या चीज़, यह जो है एक संगत हल होगा। इसका कैसा होगा, संगत, इसका संगत हल होगा, ठीक है। और तीसरा क्या हो सकता है, तो तीसरा हो सकता है कि ये क्या हो सकता है, इसकी रेखा क्या होगी, प्रतिच्छेदी। इसका जो है ग्राफ जो है, इसका ग्राफ, रेखा नहीं, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा होगा। यानी यह जब ग्राफ को बनाएगा या इसमें जब ग्राफ बनेगा तो याद रखना यह जो है एक दूसरे को क्या करेगा, हमें हमेशा प्रतिच्छेद करेगा। किस प्रकार से, तो आपको याद रखना है ऐसे, मान लीजिए ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, तो यह जो है ग्राफ एक दूसरे को हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो ये देखिए जो प्रतिच्छेद किया ना, ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, एक जगह ही प्रतिच्छेद करेगा। कब, जब A1 बटा A2 बराबर हो जाएगा क्या चीज़, सॉरी बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के, तब, ठीक है। दूसरा कंडीशन आपको याद रखना है कि जब A1 बटे A2 बराबर हो जाएगा B1 बटे B2 और बराबर नहीं होगा C1 बटे C2 का, मतलब ये मान रखे और ये मान रखे, दोनों मान रखने के बाद बराबर आ गया, और जैसे ही हमने तीसरा मान रखा तो तीसरा मान क्या हो गया, अलग हो गया। तब याद रखना है आपको इस कंडीशन में कि इसका जो है कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, तो कोई हल जब नहीं होगा तो समांतर रेखा प्राप्त होगा, समांतर होगा ना, हाँ ठीक, समांतर रेखा प्राप्त होगा, इसके असंगत हल होंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला चीज़ क्या होगा, तो इस समीकरण को सॉल्व करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, मतलब हम लोग इस समीकरण को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, तो इसका ग्राफ हमेशा समांतर रेखा आएगा। समांतर रेखा कहने का मतलब है कि देख लीजिए यहाँ पर
इस तरह से आपको क्या होगा, ये ग्राफ दिखेगा, एक्स अक्ष वाई अक्ष दिख रहा है ना। अब देखो ये काटेगा कैसे, एक ऐसे काट देगा, दूसरा ऐसे काट देगा, मतलब हमेशा बराबर ही जाएगा और यह एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, ठीक है। तो जब प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो कोई हल हो नहीं सकता है, क्योंकि जब यहाँ पर एक जगह काटा है तो क्या हो गया है, इसका एक हल हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यह कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं, तो जब नहीं काटेगा तो इसका कोई हल नहीं हो सकता है। तो इस समीकरण को यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। उसी प्रकार से इसका एक और कंडीशन है, कौन सा, तीसरा। आपको याद रखना है कि जब A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 बराबर हो जाए C1/C2, तो आपको यहाँ याद रखना है कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। इसका जो है अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा, मतलब इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, इसके भी संगत हल होंगे, इसके संगत हल होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए। इसका ग्राफ, क्या चीज़, इसका ग्राफ हमेशा याद रखिएगा आपको, जो है ना, हमेशा यह जो है एक प्रकार का कैसा रहेगा, तो यह ग्राफ हमेशा याद रखिएगा समपाती रेखा प्राप्त होगा। कैसा ग्राफ प्राप्त होगा, समपाती रेखा। तो बोलोगे सर इसका ग्राफ समपाती रेखा क्या होता है, तो आपको यहाँ भी समझ लेना है कि देखिए मेरे पास ये रहा एक्स अक्ष और ये रहा क्या चीज़, वाई अक्ष। अब ये देखिए समपाती रेखा कैसे होगा, तो आपको याद रखना है कि जब इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करके मान बैठाएंगे ना, किस पे, ग्राफ कॉपी पे, तो याद रखना पहली रेखा तो ऐसे गुजरेगी ही, लेकिन उसके साथ जस्ट सेकेंड वाला रेखा जो है इसी के ऊपर से गुजरता हुआ आगे प्रतीत होगा हमें, ठीक है। तो जब एक रेखा के ऊपर कोई दूसरा रेखा गुजर जाए तो याद रखिएगा उसका हल क्या होगा, समपाती रेखा होगा, ठीक है। क्या होगा, समपाती रेखा होगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि अगर मेरे पास A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो इसका केवल एक हल होगा। क्या होगा, इसके केवल एक हल होंगे। ठीक उसी प्रकार से इसका केवल एक हल होगा, इसका संगत हल होगा, मतलब इसको हल कर किया जा सकता है। तीसरा, इसके ग्राफ हमेशा प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होंगे, मतलब एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या करेगा, किसी बिंदु पर काटेगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, तो A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 का, और बराबर नहीं होगा C1/C2 का, तब क्या होगा, तो इसका कोई हल संभव नहीं है, ठीक है। मतलब इसका कोई हल संभव नहीं है। इसका ग्राफ जो है समांतर रेखा होगा, और इसके कैसे हल होंगे, तो असंगत हल होंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछेगा। तीसरा, अगर A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के और बराबर हो जाए C1/C2 को, तो याद रखना है कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कैसे हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दूसरा, इसके संगत हल होंगे। इसके संगत हल कैसे होंगे, तो संगत हल होंगे। तीसरा, इसका ग्राफ जो है समपाती रेखा प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा, समपाती रेखा प्राप्त होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आपको नहीं होनी चाहिए। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन को करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको कंडीशन हमेशा याद रखना है, अगर कंडीशन याद नहीं होगा तो समझ लेना आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। तो इसके लिए पहले कंडीशन याद होना चाहिए। हमें तो याद है, हम तो आपके सामने में सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट समीकरण है, क्या चीज़, तो मेरे पास समीकरण लिख दिया है x + 2y + 8 बराबर कितना, 0। और एक और समीकरण मेरे पास दे दिया है कि 2x + 3y + 8 बराबर 0। और आपको यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करना है, क्या चीज़, तो बताइए इसके कितने हल होंगे, इसका ग्राफ कैसा होगा, यह कौन सा ग्राफ प्राप्त होगा, ठीक है। तो आपको पता है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण से A1 A2 B1 B2 C1 C2 को छांटेंगे। तो लिख देते हैं, देखिए लिखेंगे A1 A2 A1 और B1 और C1, उसी प्रकार से A2 B2 और C2। इतना चीज़ हमें पहले इस समीकरण से छांटना होगा। तो आप देख सकते हो कि A1 का मान क्या है, जब इसके बगल में कुछ ना हो तो याद रखिएगा 1 रहेगा। यहाँ पर जो है दूसरा B1 का मान कितना है, तो जब बगल में कितना है, 2 है, तो 2 हो जाएगा। और C1 का मान कितना है, तो 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा, आगे इसमें देखिए A2 का मान मेरे पास कितना है, 2 है। B2 का मान कितना है, तो 3 है। और C2 का मान कितना है, तो 8 है। तो इस प्रकार से हमने A1 A2 B1 B2 C1 C2 छांट लिया। अब आइए तुलना करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, तुलना करने
पर। तो पहला कंडीशन अप्लाई करिएगा। पहला कंडीशन क्या था, जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2। तो यहाँ लिखेंगे A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर इस पर अप्लाई हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, आगे पर चल जाएंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मान बैठाएंगे। तो मान बैठाइएगा तो A1 का मान कितना है 1, तो 1/A2 का मान कितना है 2, तो 2 बराबर B1 का मान देखिए, B1 का मान कितना है 2 बटा C1 का मान देखिए, सॉरी B1 का मान देख लिए, तो B2 का मान देखिए क्या चाहिए 3। तो आप भी समझ सकते हो कि कभी भी 1/2 और बराबर कभी भी नहीं हो सकता है क्या चीज़ 2/3। तो इसके कंडीशन लिखने हैं। तो क्या लिखिएगा, पहला इसके संगत हल होंगे, इसके संगत हल होंगे। दूसरा कंडीशन क्या होगा, इसके केवल एक हल होंगे। तीसरा क्या होगा, तो इसका ग्राफ कैसा होगा बताइए। तो इसका ग्राफ जो है एक प्रतिच्छेदी, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम जो इसको ट्राई कर लिए हैं, मतलब ये कैसा आ गया है, तो यह जो है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू क्या है B1/B2। तो आपको भी एक दूसरा समीकरण दे रहे हैं हम, उसको आपको जांच करके देख लेना है कि इसके संगत हल होंगे कि असंगत हल होंगे। तो देखिए पहला समीकरण हम लिख रहे हैं आपके पास 5x + 6y + 8 = 0, और दूसरा लिख देते हैं 3x + y बराबर 8। इस समीकरण को आपको जांच कर देखना है कि अगर इसी रूल को फॉलो कर ले तो मेरे ख्याल से आपको ये रूल याद हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कैसे देगा, तो आपको दूसरा कंडीशन याद होना चाहिए। तो कंडीशन क्या था, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, और बराबर नहीं होगा किसका C1/C2 को। तो देखो हम कैसे समीकरण लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + 4y बराबर या +9 बराबर 0। उसी प्रकार से दूसरा समीकरण हम लोग ले सकते हैं कितना, तो ले लेंगे 4x + 8y और +5 बराबर 0। आपको पता है कि इस समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2 को छांटेंगे। तो देखिए हम लोग लिखेंगे A1 बराबर B1 बराबर और C1 बराबर। तो A1 का मान कितना होगा 2 हो जाएगा, B1 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, C1 का मान कितना होगा 8 होगा। फिर दूसरा देखिए लिखेंगे A2 B2 C2, A2 का मान देखिए कितना होगा, तो 4 हो जाएगा, B2 का मान 8 हो जाएगा, और C2 का मान कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब हमें इसका जांच करना है। तो दूसरा रूल हम डायरेक्ट कौन सा रूल, दूसरा रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। ये हमारा दूसरा रूल है। आप चाहो तो इसमें पहले रूल को अप्लाई करके देख सकते हो, वो कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। तो हमने इसलिए हमने किसको अप्लाई किया, दूसरे रूल को अप्लाई है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले A1 का मान कितना है 2 है, A2 का मान कितना है तो 4 है, बराबर B1 का मान कितना है तो 4 है, B2 का मान कितना है तो 2 8 है, और C1 का मान कितना है तो 8 है, C2 का मान कितना है 5 है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 2 दूना क्या हो जाएगा 4, और 4 दूना ये क्या हो जाएगा 8। यानी आप देख सकते हो कि आपको जब फर्स्ट रूल अप्लाई करते थे A1/A2 बराबर आपको देखने को मिल जाता है क्या चीज़ B1/B2। अब आप देख सकते हो कि तीसरा में कटने वाला नहीं है, तो बराबर में क्या आएगा, नहीं हो सकता है कभी भी C1/C2। तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो आपको पता है ये क्या हो सकता है। तो इसका रूल लिखिए, पहला क्या लिखेंगे इसके संगत नहीं हो सकता, बल्कि क्या होगा इसके असंगत हल होंगे, इसके असंगत हल होंगे। दूसरा क्या हो सकता है, इसके ग्राफ कैसा होगा बताओ, समांतर रेखा कैसा होगा, समांतर रेखा प्राप्त होगा। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तो तीसरा कंडीशन आप लिख सकते हो इसमें इसके क्या चीज, तो कोई हल नहीं होगा सॉरी
इसके कोई हल नहीं हो सकता है। तो देखो, जब आपको A1/A2 बराबर B1/B2 हो जाए और बराबर नहीं हो C1/C2 के, तो याद रखना इसके असंगत हल होंगे, इसके ग्राफ समांतर रेखा प्राप्त होंगे और इसके कोई हल नहीं होंगे। इतना चीज़ याद रहेगा। तो जब याद रहेगा तो आपको भी हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसको जांच करके बताइएगा कि इसके कैसे हल हो सकते हैं। तो लिखिए पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके पास है, कहाँ लिख दें ताकि आपको दिख जाए, तो यहाँ लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि 5x + 6 4y + 8 = 0, और दूसरा जो है क्वेश्चन है आपके पास 10x + 8y + कितना 3 = 0। आपको सबसे पहले इस समीकरण से A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब छांट लोगे, उसके बाद कंडीशन को अप्लाई करोगे। कंडीशन अप्लाई होने के बाद जो भी होगा वो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक के लिए इसको हमें साफ करना पड़ेगा। चलिए तो आगे देख लेते हैं। इसका एक तीसरा रूल बचा हुआ है, उससे रिलेटेड समीकरण लेंगे। तो देखिए उसका समीकरण अगर होगा तो आपको पता है कि क्या था, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब वैसा समीकरण लेना है जो तीनों में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो आइए देखते हैं। पहला हम लोग लिख सकते हैं 2x + 4y + 8 बराबर कितना 0 ले लेते हैं। दूसरा यहाँ पर लिख देते हैं 4x + 8y + 16 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको इसमें से भी क्या करना है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 को छांटना है। तो देखिए लिखेंगे A1 बराबर कितना 2, B1 बराबर कितना तो 4, C1 बराबर कितना तो 8। दूसरा लिखेंगे A2 बराबर कितना तो 4, B2 बराबर कितना तो 8, C2 बराबर कितना तो 16। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो हम लोग पहला रूल अप्लाई नहीं करेंगे, दूसरा रूल अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही तीसरा रूल अप्लाई करेंगे ना, तो वो दोनों कंडीशन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। तीसरा रूल क्या था, तो A1/A2 बराबर था B1/B2 के, बराबर था क्या चीज़, C1/C2 के। तो मान रखते हैं। तो A1 का मान देखिए कितना है 2, A2 का मान कितना है तो 4, बराबर B1 का मान कितना है तो 4, और B2 का मान कितना है तो 8। उसी प्रकार से C1 का मान कितना है, तो यहाँ पर है 8, और C2 का मान कितना है 16। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 का टेबल में 2 बार में, 4 का टेबल में 2 बार में, 8 का टेबल में 2 बार में, यानी ऊपर में कुछ नहीं बचा। तो 1 बराबर 2, 1/2 बराबर 1/2, यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस समीकरण में तीनों क्या हो गया है, बराबर हो गया है। तो जब तीनों बराबर हो गया है तो आपको पता है कि इसके कितने रूल होंगे, 3 रूल होंगे। पहला, इसके संगत हल होंगे, इसके संगत हल होंगे। दूसरा क्या हो सकता है, तो इसके क्या चीज़, समपाती रेखा प्राप्त होंगे। तीसरा क्या हो सकता है, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो ये तीनों रूल पर रिलेटेड हमने क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, तो जब क्वेश्चन देख लिया तो आइए देखते हैं और हमें किस टाइप का देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है ये हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो जो जो चीज़ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा उन सभी चीज़ों को बारे में आपको यहाँ पर बतलाया जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे देखो हमें क्या करना है, तो हमें सीखना है कि के का मान किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, तो के का मान देखो कैसे निकालेंगे। जैसे मेरे पास समीकरण रहेगा कि 2x + KY + 8 बराबर 0, और दूसरा समीकरण मेरे पास रह सकता है 3x + 4y + 8 बराबर 0, और हमें कहेगा इस समीकरण में से क्या करिए, हमें के का मान ज्ञात करके दीजिए। तो देखो कैसे के का मान ज्ञात करेंगे, तो आपको सबसे पहले इसमें से A1 A2 B1 B2 C1 और C2 निकालना है। तो सबसे पहले आपको कैसे निकालना है, तो देखिए वो A1 का मान कितना है, तो A1 का मान मेरे पास 2 है। B1 का मान कितना है, तो B1 का मान मेरे पास K है। C1 का मान कितना है, तो C1 का मान मेरे पास 8 है। आगे A2 का मान कितना है, तो A2 का मान 3 है। B2 का मान कितना है, तो 4 है। C2 का मान कितना है, तो 8 है। ठीक है, तो A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान, A2 का मान, B2 का मान और C2 का मान हमने निकाल लिया। तो जब निकाल लिया है तो आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्या चीज़, कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू क्या चीज़, B1/B2
B2। और जैसे ही ये मान अप्लाई करिएगा तो आपको पता है ना कि 2 और 3 के, या मान लो यहाँ के स्थान पर 2 ही रहे और यहाँ 4 है तो कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान बैठाएंगे। तो A1 का मान देखिए कितना है 2, A2 का मान कितना है तो 3, बराबर नहीं हो सकता है क्या चीज़, तो B1 का मान k और B2 का मान 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3k बराबर कितना 8, k बराबर क्या हो जाएगा 8/3, यही हमारा क्या हो जाएगा k का मान हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपको हो सकता है k की जगह पे p लिख दे और बोलेगा p का मान ज्ञात करिए। जैसे यहाँ पर हो सकता है 3x प्लस py प्लस 8 बराबर 0, 2x प्लस 4y बराबर या प्लस 6 बराबर 0। तो आपको यहाँ भी करना है A1/A2 बराबर नहीं हो सकता क्या चीज़ B1/B2 के। तो A1 का मान कितना 3, A2 का मान कितना तो 2, बराबर नहीं होगा क्या चीज़ P/4 का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, यानी आप लिख सकते हो 2P बराबर कितना 12, P बराबर 12/2, यानी P का मान यहाँ पे कितना आ सकता है 6 आ सकता है। तो इसी प्रकार से एक रिलेटेड क्वेश्चन देंगे जो कि आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है क्या चीज़। तो इस समीकरण को बनाइएगा 3x प्लस 4y प्लस 8 और 2x प्लस KY प्लस 6 बराबर 0, यहाँ भी बराबर 0। इसमें से k का मान कौन सा आएगा या कितना आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में इसका क्या करना है जवाब देना है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग जो है नया टॉपिक सीखते हैं क्या चीज़, तो वज्रगुणन विधि से कोई भी समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो सबसे पहले आपको वज्रगुणन विधि के बारे में जानना होगा, लेकिन पहले रूल को भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि A1/A2 B1/B2 C1/C2 इस रूल से ही आगे होगा, क्योंकि आपको ये छांटने के लिए क्या होना आना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आप इसे बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पर है, जैसे इसका फॉर्मूला होता है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो और आप चाहो तो इसे बना भी सकते हो। तो देखिए हम कैसे बना रहे हैं, बनाने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए। पहले हमने लिखा B1 और यहाँ लिखा हमने B2, दूसरा क्या लिखा तो दूसरा लिखा हमने C1 और C2। यहाँ देखिए C1 और C2, फिर से लिखा हमने B1 और B2 और फिर से हमने लिख दिया, सॉरी B1 नहीं A1, यहाँ पे क्या लिखेंगे A1 और A2 और फिर से यहाँ लिख देंगे B1 और B2। ठीक है, तो इस समीकरण को हम लोग कैसे निकालेंगे x और y का मान। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर इसका मान जब निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x बटे, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या करिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और यहाँ पर सबसे पहले हम इस दोनों का गुना करके लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे आप B1 इंटू C2, B1 इंटू क्या चीज़ C2 माइनस क्या चीज़ C1 इंटू B2 बराबर दोगे, और फिर जब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको y लिखना पड़ेगा। फिर ऐसे ही करेंगे क्या चीज़, तो C1A2 माइनस A1 C2, फिर बराबर दीजिएगा। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब कितना है 1 लेंगे, और यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए कैसे आएगा A1 B2 और माइनस हो जाएगा B1 A2। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसको याद रखना है, नहीं तो देखिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में और ले जाएंगे। तो थोड़ा सा डिटेल में जाने के बाद ये कैसे होगा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे x बटे B1 C2 माइनस C1 B1 या B2 बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर में यहाँ पर होगा 1/A1 B2 माइनस B1 A2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हम लिख सकते हैं x इंटू A1 B2 माइनस B1 A2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर गुना करिएगा तो ये हो जाएगा B1 C2 माइनस C1 B1 बटा, या अभी बराबर नहीं करेंगे, अब देखिए यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा B1 C2 माइनस C1 B1 बटा क्या चीज़ हो जाएगा, तो A1 B2 माइनस B1 A2। आप चाहो तो डायरेक्ट x बराबर ये फॉर्मूला लगाकर भी इस समीकरण को सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो ये इस प्रकार पर भी बैठाकर x और y का मान निकाला जा सकता है। उसी प्रकार से जब हमने x बराबर निकाल दिया तो y बराबर भी क्या करते हैं निकाल देते हैं। देखिए कैसे निकलता है, तो फिर हम लोग लिखेंगे y बटे C1 A2 माइनस A1 C2 बराबर हो जाएगा 1 बटा A1 B2 माइनस B1 A2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा y इंटू
A1B2 माइनस B1A2 बराबर C1A2 माइनस A1C2 बटा क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता है। आगे बढ़ाएंगे तो इसको अब हम लिखेंगे y बराबर, तो ये आपके पास हो जाएगा C1A2 माइनस A1C2 बटा हो जाएगा A1B2 माइनस B1A2। ठीक है, तो आप x और y का मान डायरेक्ट निकालने के लिए ये फार्मूला भी याद रख सकते हो, जिससे ये पहला फार्मूला याद रहेगा तो इससे आप x का मान निकालोगे, दूसरा फार्मूला याद रहेगा तो y का मान निकाल लोगे। अगर नहीं पता है तो आपको इस प्रकार से बनाने के लिए आना चाहिए, कम से कम ये तो आपको पता होना ही चाहिए। जब ये पता होगा तो आप x और y का मान आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि वज्र गुणन विधि में क्वेश्चन पूछा जाता है आपको 2 नंबर का, और उसमें आपको x और y का मान ही पूछेगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट, इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए, तो अब हम जो है वज्र गुणन विधि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 समीकरण दिया गया है। ठीक है, पहला है 2x + 3y बराबर 10 और दूसरा है x + 2y बराबर कितना 6। इससे हम लोग सबसे पहले A1 A2 B1 B2 छांट लेते हैं। तो लिखेंगे A1 बराबर A2 बराबर B1 बराबर B2 बराबर C1 बराबर और C2 बराबर। तो यहाँ देखिए A1 के बराबर में किसे रखेंगे और B2 के बराबर C2 के बराबर में किसे रखेंगे। तो A1 के बराबर में क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। A2 के बराबर में क्या हो सकता है, तो 3 हो सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 के बराबर में 3 नहीं होगा, बल्कि A2 के बराबर में क्या होगा, 1 होगा। B1 के बराबर में क्या हो जाएगा, तो B1 के बराबर में मेरे पास 3 हो जाएगा और B2 के बराबर में मेरे पास 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से C1 के बराबर में -10 हो सकता है और C2 के बराबर में 6 हो सकता है माइनस में। आप चाहो तो दोनों को प्लस में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यह दोनों क्या है, बराबर के उस साइड है। एक इस साइड रहेगा, एक उस साइड रहेगा, तो पहले दोनों को एक साइड में ला लेंगे, तब जाके आगे सॉल्व करेंगे। तब हम लोग जो है डायरेक्ट, देखो हमने फार्मूला रखा है, सिर्फ मान क्या करेंगे यहाँ पर बैठा देंगे और x और y का मान निकाल देंगे। देखिए सबसे पहले पहला समीकरण में मान बैठाएंगे तो यहाँ लिखेंगे हम लोग x बराबर, देखिए मेरे पास पहला समीकरण क्या है, B1C2, तो B1 का मान देखिए कितना है 3, C2 का मान कितना है, तो C2 का मान है -6। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। फिर मेरे पास C1 B1 बोल रहा है, C1 का मान कितना है, तो C1 का मान है -10 गुने क्या चीज़ C1 B1 का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 लिखेंगे बटा। अब देखिए A1 का मान मेरे पास कितना है, 2 है, गुने B2 का मान कितना है, तो 2 है, माइनस फिर क्या चीज़ B1 का मान मेरे पास 3 है, गुने माइनस या गुने A2 का मान कितना है, 1 है। इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर छतरी के -18 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 या 30 माइनस माइनस प्लस 30 बटा 2 दूना 4 माइनस 3। आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ -18 अब प्लस 30 बटा बचेगा 1, x बराबर क्या हो जाएगा, 30 में से 18 घटा लीजिए तो यहाँ पर 2 और यहाँ बच जाएगा 3 में से 1 ध्वनि 2 में से गया तो 1, यानी x बराबर मेरे पास कितना निकलेगा, 12 निकल जाएगा। ठीक है, 12 ही निकलेगा ना x का मान, सही है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमें क्या करना है, तो अगला में हमें y का मान निकालना है। तो y का मान में हम लोग जो है रख देंगे उसी प्रकार से C1 का मान कितना है, तो -10 है, गुने A2 का मान देखिए कितना है, तो A2 का मान 1 है, माइनस का चिन्ह है। फिर A1 का मान 2 है, गुने C2 का मान क्या है, -6 है, बटे लिख सकते हैं हम लोग A1 का मान कितना 2, गुने A2 का मान कितना, सॉरी B2 का मान कितना, तो B2 का मान हो जाएगा 2 माइनस B1 का मान कितना है, तो 3 है, और गुने हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, A2 का मान कितना है, तो A2 का मान है 1। आगे इसे सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा -10 माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12 बटा क्या हो जाएगा 4 माइनस 3। आगे बढ़ाइएगा तो y बराबर आएगा 10 में से 12 गया कितना, तो 2 और बटा 1 यानी सिर्फ 2, यानी y का मान मेरे पास कितना आया, 2 आ गया। और x का मान कितना आ गया, तो x का मान एक बार चेक कर लें, थोड़ा सा हमको मिस्टेक लग रहा है कहीं पर, छतरी के 18, ठीक है, -18 माइनस माइनस प्लस 30, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 12 और y का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस समीकरण को सीखा। अगर आप चाहते हो कि आप भी एक क्वेश्चन बनाओ तो हम आपको क्वेश्चन लिख कर दे रहे हैं, आप अपने सॉल्व कर लीजिएगा कॉपी में। पहला लिख सकते हो आप 2x + 3y + 8 बराबर 0, दूसरा 3x + 4y + 9 बराबर 0। इसका जो है हमें
कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए कि आपको एक्स का मान कितना आया है और वाई का मान कितना आया है। ठीक है, तो हम लोग जो है बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ चलिए, तो आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।